Hi guys, this is Ayushi and welcome to Law Digest. I have come across many students जो ये पूछते हैं कि CLAT 2020 का जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से लीगल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से टैकल करने हैं. वी ऑल नो कि पहले लीगल प्रिंसिपल और लीगल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, बट अब वो पैटर्न चेंज हो गया है. वो पैटर्न क्या है और किस तरह से उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, if you haven't subscribed to this channel as yet then please do the same और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें. सो दिस इज द प्रीवियस ईयर पैटर्न जहां पर अभी तक प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, जहां पर एक प्रिंसिपल दिया होता था, फैक्ट्स होते थे एंड आपको इस प्रिंसिपल को फैक्ट्स पर लगा के एक कंक्लूजन पर पहुंचना होता था जो मोस्ट रीजनेबल है. अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको ये दिमाग में रखना होता था कि आप सिर्फ जो प्रिंसिपल गिवन है उसको ही अप्लाई कर रहे हैं. योर प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन सच क्वेश्चंस. प्लस जो फैक्ट्स दिए हैं सिर्फ वही कंप्लीट हैं, इसके अलावा आप इन फैक्ट से बाहर नहीं जा सकते. ये दोनों प्रिंसिपल्स नए पैटर्न में भी कंटिन्यू होंगे, बट फ़र्क क्या है ये देखते हैं. नए पैटर्न में इस तरह से आपको पैसेज दिया होगा अराउंड 450 वर्ड्स का. उसके बाद इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड उनके आंसर्स दिए होंगे. पहले तो आपको इस पैराग्राफ में से लीगल प्रिंसिपल खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा, इंस्टेड कि इस वाले क्वेश्चन में जहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया हुआ होता था. सो यू हैव टू रीड द पैसेज टू आइडेंटिफाई व्हाट द प्रिंसिपल इज. अब प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने के बाद यू हैव टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल टू दीज फैक्ट्स, देन यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन. तो चलिए इस पैसेज को समझते हैं कि इस पैसेज को हमें डील किस तरह से करना है और किस तरह से हमें आंसर करना है. कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पैराग्राफ, इट सेज कि पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स. जो सिटीजन्स होते हैं वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं और जो नॉन सिटीजन्स होते हैं वो ये राइट्स नहीं एंजॉय करते हैं. तो हमने देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ बात कर रहा है सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स की. जब आप क्वेश्चन में ये पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप एक मार्किंग बना लीजिए कहीं पे कि ये पैराग्राफ इस टॉपिक से डील कर रहा है. सो बेसिकली यू हैव अ सब हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ. Coming on to next paragraph, we see under the Indian Constitution certain fundamental rights are available only to citizens. So this paragraph is talking about fundamental rights of citizens. तो इसमें कुछ rights enlisted हैं. अब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपको ये राइट्स पहले से ही पता होंगे, बट इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपकी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ विल नॉट अप्लाई. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. आई हैव नोटिस्ड मेनी ऑफ यू व्हेन यू हैंडल दीज क्वेश्चंस, आप अपना जो भी अगर केस लॉ भी पढ़ा होता है, आपको लगता है कि उस क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं वो उस केस लॉ से मैच कर रहे हैं, यू अप्लाई द रेशियो दैट यू नो फ्रॉम योर ओन प्रायर नॉलेज. ये गलती मत करिएगा. सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में लीगल प्रिंसिपल है उसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. यहाँ पर आपको लीगल प्रिंसिपल खुद डिराइव करने हैं फ्रॉम द पैसेज गिवन. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन. तो आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन को आंसर करना है. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. सेवरल ऑफिसेस कैन बी ऑक्यूपाइड एक्सक्लूसिवली बाय सिटीजन्स. तो इस पैराग्राफ में ये बात करी हुई है कि सिटीजन्स जो हैं वो क्या ऑफिसेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द एग्जाम्पल्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर बोला हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आर एप्लीकेबल टू नॉन सिटीजन्स एज वेल. तो हमें पता है कि नॉन सिटीजन को राइट मिलता है अंडर आर्टिकल 14 एज वेल एज अंडर आर्टिकल 21. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब अ परमानेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप. It simply describes the category of persons who are deemed citizens of India on the day when the constitution was promulgated. And
leaves citizenship to be regulated by parliament. Article 11 of the constitution confers the power on the parliament to make laws related to citizenship. तो इसमें हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन है वो परमानेंट प्रोविजन नहीं है सिटीजनशिप का. इट ओनली सेज कि डीम्ड सिटीजन्स कौन होते हैं. सिटीजनशिप के प्रोविजंस जो हैं वो पार्लियामेंट कभी भी चेंज कर सकती है. सो इट सेज इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वाज इनेक्टेड अंडर दिस प्रोविजन, दैट इज आर्टिकल 11. नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 की बात करी हुई है, जहां पर डीम्ड सिटीजन्स की कैटेगरी में बताया हुआ है कि कोई भी इंसान जो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स इंडियन बॉर्न हो, या फिर उसका एक पेरेंट इंडियन बॉर्न हो एंड दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो. नेक्स्ट पैराग्राफ में इलीगल माइग्रेंट टर्म को डिफाइन किया गया है, विच मीन्स अ फॉरेनर हु हैज एंटर्ड विदाउट वैलिड पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स और स्टेज इन द कंट्री बियॉन्ड अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. सो वी नो इलीगल माइग्रेंट की जो डेफिनेशन है वो इस पैराग्राफ में है. फाइनल कंक्लूडिंग पैराग्राफ सेज इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि कोई भी इंसान हैज रेंडर्ड सम डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज to the cause of science, philosophy, art, literature, world peace और human progress, then section 6 के अंडर it may waive off all the conditions specified to attain Indian citizenship. चलिए अब questions को देखते हैं. So question 1 says कि रोहित जो है वो अल्बेनिया में born हुआ था, whose parents are both Albanian. He studied law in India between 2002 and 2007 and later made a mark for himself as a lawyer in the trial court. अब वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है वाइल स्टडिंग लॉ इन इंडिया एंड हैज़ नाउ बीन नॉमिनेटेड एज अ जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वीकन हिज राइट टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट. सो अगर हम फैक्ट्स को देखें और ऑप्शंस को देखें, सो वी नो कि यहाँ पर जो सिटीजनशिप की बात करी गई है दैट ही हैज़ बोथ अल्बेनियन पेरेंट्स एंड ही हिमसेल्फ वॉज बॉर्न इन अल्बेनिया. ये जो प्रोविज़न है ये हमको कॉम्प्रहेंशन से हमको पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन था कि एनी पर्सन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया या फिर दोनों पेरेंट्स इंडियन है वो ही सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है. बट नाउ कंसिडरिंग द ऑप्शंस वी हैव टू सी कि कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो उसके राइट को टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट वीक करता है. इसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि सिटीजनशिप उसको कैसे मिलेगी. So if we see option A, it says article 124 subsection 3 अगर अमेंड कर दिया जाए to provide only persons born in India may be appointed as a judges of Supreme Court. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, बल्कि क्वेश्चन में हाई कोर्ट के बारे में पूछा हुआ है. So this option does not apply at all. Then option B says constitution is amended and all fundamental rights are extended to all persons regardless whether he is a citizen or not. इससे तो स्ट्रेंथन हो रही है उसकी आर्ग्यूमेंट एज टू एक्वायर सिटीजनशिप. ऑप्शन सी अगर हम देखें, आर्टिकल 2172 इज अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट ओनली पर्सन्स बॉर्न इन इंडिया में अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट. सो यहाँ पर हाई कोर्ट की बात हो रही है एंड इट सेज कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही एज हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट हो सकते हैं. सो हियर वी नो फैक्ट्स में कि ही इज़ नॉट एन इंडियन सिटीजन and he is looking for appointment as a judge of Supreme Court. Therefore option C is the correct answer, जिससे उसकी position weak हो रही है. Coming on to next question, it says Alex was born in Germany 2005. Her mother is an Indian citizen. So we know कि Alex जो है वो Indian born नहीं है, वो जर्मनी में पैदा हुआ है. Mother is an Indian citizen and father जो है वो German citizen है who visited India often before Alex's birth without a visa. मतलब जो फादर है he used to visit India without a visa. Alex की एप्लीकेशन जो है इंडियन सिटीजनशिप की is rejected on the ground that she is not qualified as a citizen under section 3 of the Indian Citizenship Act. If Alex challenges this decision based on the information set out in the given passage, will she succeed? So here we know कि section 3 के अंडर
जब हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, द पर्सन शुड बी एन इंडियन बॉर्न, या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन बॉर्न हो या फिर एक पेरेंट इंडिया में बॉर्न हो और दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट ना होने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दे हैव प्रॉपर वैलिड पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। अगर हम इस सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर वी नो दिस पर्सन इज नॉट इंडियन बॉर्न, मदर इज इंडियन बॉर्न एंड फादर जो है ही यूज टू विजिट विदाउट अ वीज़ा बट बिफोर एलेक्सिस बर्थ। देयरफॉर हम ये देख सकते हैं कि ऑप्शन ए अगर हम देखें, इट सेज येस सिंस हर मदर वॉज एन इंडियन सिटीजन and her father was not an illegal migrant at the time of birth। ये करेक्ट ऑप्शन होगा because this clearly applies under section 3 of the Indian Citizenship Act, जहाँ पर mother is an Indian citizen and father जो है वो चाहे Indian citizen ना हो but illegal migrant भी नहीं है as per the definition जो हमें comprehension में already दी हुई है। So when you see such questions, सबसे पहले आपको ये देखना है कि असेंशियल्स क्या हैं। यहाँ पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सेक्शन के असेंशियल्स क्या हैं। ये हमको कॉम्प्रहेंशन से मिलेंगे, फिर उन असेंशियल्स को हम प्रेजेंट फैक्ट्स पे लगाकर रीजनेबल कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सिचुएटेड इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। The monument is also a Hindu place of worship and is visited by 1,000 Hindu worshippers every day who pray at the monument. The government passes a rule जहाँ पर it makes compulsory for all visitors जो Indian citizens नहीं हैं to pay 500 rupees for each visit। तो एक foreign citizen है जो हिंदू है but अब उसको फी करनी पे पड़ सकती है on these grounds। So he challenges the same under आर्टिकल 15। विल हिज चैलेंज सक्सीड। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 15 कहता क्या है। नाउ इफ वी लुक एट दिस पैराग्राफ, इट सेज इट प्रोवाइड्स फॉर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सो आर्टिकल 15 सेज दिस एंड वी नो दैट जो नॉन सिटीज़न है उसके केसेस में जो फंडामेंटल राइट्स उनको अवेलेबल हैं वो सिर्फ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में गिवन है। सो इफ़ वी कंसिडर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर जो फॉरेन सिटीज़न है उसको जो आर्टिकल 15 के अंदर राइट्स हैं वो गारंटी नहीं है बिकॉज सिर्फ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंडर ही कैन क्लेम प्रोटेक्शन। सो हियर इफ वी सी द ऑप्शंस, इट सेज येस it discriminates unfairly on the basis of person's place of birth। ये हम अप्लाई नहीं कर सकते because even if section 15 violate हो रहा है, it does not apply to a foreign citizen। Then option B says since the rule discriminates on the basis of religion, this is the same as option A, 15 article यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। Then option C says no since the rule applies to all foreigners regardless of whether they are Hindu or not। So ये भी applicable नहीं होगा because this is not based on any legal principle। ये हम generic observation से कह रहे हैं। Why? Because जो legal principle है वो option D में given है which says no since the right under article 15 is available only to citizens। This we came to know from reading the comprehension and जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ये हमें कॉम्प्रहेंशन से नहीं पता लग रहा है बिकॉज द कॉम्प्रहेंशन नेवर सेज कि जो रूल्स हैं वो फॉरेनर्स को अप्लाई होंगे रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर हिंदू और नॉट। सो दिस इज़ द सेल्फ क्रिएशन ऑफ द एग्जामिनर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्लियरली सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें ऑप्शन मार्क करते हुए कि जब आप ऑप्शन के कंक्लूजन को देख रहे हैं तो वो कंक्लूजन क्या कॉम्प्रिहेंशन से डिराइव्ड है या फिर वो एग्जामिनर का एक इंटरप्रिटेशन है एट अनदर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज शीला इज एन इंग्लिश सिटीजन हु हैज़ मेड रिमार्केबल डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। शीला's parents were both English citizens throughout their life. Now Sheila wishes to apply for Indian citizenship। तो इसमें से क्या उसकी हेल्प करेगा सो दैट शी कैन सक्सीड
to get the Indian citizenship. So now let us look at the options. Option A कहता है कि while Sheila may be an English citizen, she is of Indian ethnicity and so should be allowed to be become a citizen of India. But we know from the comprehension कि ऐसा कुछ given ही नहीं है. Indian citizenship acquire करने के लिए section 3 of the Indian Citizenship Act के already provisions दिए हुए हैं किस basis पे citizenship acquire की जा सकती है. Option B says since Sheila is keen to acquire Indian citizenship despite being a citizen of a first world country, the government should allow her to become an Indian citizen as this will increase India's international stature. ऐसे टाइप के ऑप्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल रूल आउट हो जाते हैं बिकॉज ये कॉम्प्रहेंशन बेस्ड बिल्कुल नहीं होते एंड बस एक ऑप्शन क्रिएट करने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए या फिर ये एक लॉजिकल या ह्यूमन स्टेटमेंट देने के लिए ऐसे ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं. ये कभी भी आंसर का पार्ट नहीं फॉर्म करते. देन ऑप्शन सी देखते हैं. सिंस शीलाज पेरेंट्स वर बोथ सिटीजन्स throughout her life and were not illegal migrants at any time, she should be given Indian citizenship. We know from section 3 कि citizenship के लिए जो parents हैं उनकी citizenship Indian होनी चाहिए and अगर इंडियन नहीं है देन उसमें से एक की एटलीस्ट इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए. बट फ्रॉम द फैक्ट्स वी नो कि ऐसा नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन सी भी रूल आउट हो जाता है. Then we come to option D. It says since Sheila has made significant contributions to science, the government should use its power under section 6 to consider her application. Now this is the correct answer because as we saw in the comprehension जो concluding paragraph है यहाँ पर ये ही दिया हुआ है कि certain situations में condition waive off कर दी जाती है of citizenship. वो कब है? जब distinguished service हो in any of these areas. सो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को सिर्फ कॉम्प्रहेंशन के बेसिस पे सॉल्व करा विदाउट यूजिंग प्रायर नॉलेज या फिर कोई लॉजिकल स्टेटमेंट अगर जो हमें लग रही है क्वेश्चंस में वो सब इग्नोर करके वी ओनली बेस्ड आवर आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रहेंशन दैट वी रेड. सो इसी तरह से क्लैट पेपर के जो नए पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से सॉल्व होने हैं बाय यूजिंग लीगल प्रिंसिपल्स जो हमने कॉम्प्रहेंशन से डिराइव किए हैं. सो जैसे ही आप कॉम्प्रहेंशन आपके सामने आए आप सब पैराग्राफ्स के लिए एक एक सब हेडिंग बना लीजिए कि ये पैराग्राफ इस चीज़ से डील करता है. एंड जब आप क्वेश्चन के फैक्ट्स पढ़ें और उनके ऑप्शंस देखें देन यू कैन स्विच ऑन टू द सब टॉपिक्स दैट यू हैड ऑलरेडी क्रिएटेड एंड वो प्रिंसिपल फैक्ट्स पे अप्लाई करके यू कैन कम टू अ रीजनेबल कंक्लूजन. इसके अलावा आई वुड से कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा बिकॉज इफ़ यू सी द सैम्पल क्वेश्चंस जो क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पर गिवन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जीके पोर्शन में डाले हुए हैं. वी ऑल नो जीके कंप्राइजेज ऑफ स्टैटिक एज वेल एज करंट सेक्शन. सो जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी फॉल करता है. दो आपको लीगल रीजनिंग वाले लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से सॉल्व करने हैं कॉम्प्रहेंशन के बेसिस पे. उस पर कोई prior knowledge of law required नहीं है. But when we come to GK, polity is an important factor. Do keep that in mind. I hope आपको अब clarify हुआ होगा कि ये questions किस तरह से solve करने हैं. And if you still have any doubts, do let me know in the comment section below.